नमस्कार। जन मन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, राहुल गांधी के मानहानि के फैसले के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो याचिका है उस पर 21 तारीख को सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। आज दिन सुनवाई की अपील के बाद जो है ये तारीख रखी गई है और इत्तेफाक से ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की ही अदालत में है। लेकिन इस फैसले के बाद कि ये सुनवाई चीफ जस्टिस करेंगे, अचानक चारों तरफ खलबली मच गई और इसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ हमले शुरू हो गए। ये जो 3 दिन पहले आपने दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों की स्ट्राइक देखा, वो वही हमला था। ये हमला क्यों था कि उनको मारा पीटा नहीं था पुलिस ने, जैसे पहले 2-4 बार इन लोगों ने स्ट्राइक की थी पुलिस के खिलाफ, या इनकी कोई और मांग नहीं थी। ये हाईकोर्ट के एक जस्टिस के तबादले को लेके हड़ताल पे चले गए थे। अब आप पूछेंगे कि हाईकोर्ट के जस्टिस के तबादले से इनका क्या मतलब, ये मैं भी पूछता हूं इनसे क्या मतलब, ये नहीं बता पाएंगे इनका क्या मतलब, क्योंकि इसको इन्होंने बनाया कि साहब हाईकोर्ट में जजेस की कमी हो जाएगी, इनके जाने न जाने की कमी होगी, क्या होगी, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस देखेगा, जुडिशियल व्यवस्था देखेगी, सरकार देखेगी, आपका क्यों। लेकिन इन्होंने कोलिजियम के फैसले पे अटैक किया। कोलिजियम के फैसले पर अटैक का मतलब आप समझते हैं, सीधे चीफ जस्टिस पे अटैक। क्योंकि कोलिजियम को लेके, जुडिशियल रिव्यू को लेके पिछले साल भर से चीफ जस्टिस के खिलाफ और जजेस के खिलाफ, कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी होती रही। और ये बयानबाजी और ये हमले और किसी की तरफ से नहीं, ये सरकार के मंत्रियों की तरफ से होते रहे। और आपको ये भी याद होगा कि हाल में कुछ दिन पहले ही हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू सबसे ज्यादा अटैक कर रहे थे इन इश्यूज को लेके, संवैधानिक सवाल उठा रहे थे, उनको अपने मंत्री पद से हाथ जोड़ना पड़ा क्योंकि मामला बहुत आगे जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी कई बार जाहिर कर दी थी। और यहाँ तक कि जो राज्यसभा के सभापति भी बोलने लगे थे, उन्हें भी अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से चुप्पी साधनी पड़ी। लेकिन इस मामले को फिर से उठा के, अरे मामला समझ ले, एक दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज है, उनका ट्रांसफर जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट कर दिया गया। कोलिजियम ने 2-3 जजों के फैसला तबादले का फैसला लिया, उसमें इनका भी था। ये होता रहता है। कुछ दिन पहले एक और जजेस का दिल्ली हाई कोर्ट की, कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट का और जज का तबादला जो मणिपुर हाई कोर्ट कर दिया था, कोई वो नहीं पड़ा। लेकिन इसे लेके लोग खड़े हो गए। बार काउंसिल के लोगों के वकीलों ने, मैंने तो बात की सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, बार हाई कोर्ट के वकील को साफ कर रहे थे पॉलिटिकल मामला है। उन्होंने तो बार काउंसिल के जो पदाधिकारी है उनके कनेक्शन में बताया कि 2-4 उदाहरण भी दिया जो मैं इस समय देना उचित नहीं है। तो आप क्यों परेशान हैं? एक मुहावरा है ना कि काजी मियाँ दुबले के उत्साह के अंदेशे से। तो काजी मियाँ के सर के अंदेशे से क्या मतलब है? और ये भी देख लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट का इन्होंने 15 जुलाई से साथ स्ट्राइक की थी, ये ट्रांसफर 5 जुलाई का है। और इस ट्रांसफर को लेके हाई कोर्ट के जज, ये जिनका ट्रांसफर, उन्होंने एतराज नहीं किया था, उन्होंने पुनर्याचिका की अपील लगाई थी, पुनर्विचार की अपील लगाई थी कि मेरा ट्रांसफर उतनी दूर, कलकत्ता बहुत दूर हो गया, न करके मध्य प्रदेश, राजस्थान या अगल बगल के स्टेट में कर दिया जाए। इसका क्या मतलब है? नौकरी में लोगों का ट्रांसफर कहाँ से होता है, कलकत्ता को ऐसा तो नहीं। और इसके पहले जिसका ट्रांसफर हुआ उनको मणिपुर गए हैं, मणिपुर जिस समय जल रहा है, तो उसको रिजेक्ट किया 12-13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के अध्यक्ष चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने। और उन्होंने बताया कि भाई आपके ट्रांसफर के पहले जो है कोलिजियम 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस की नहीं होती है। तबादले के मामले में संबंधित हाईकोर्ट से भी राय कोलिजियम, वो भी एक तरह से कोलिजियम में मेंबर हो जाते हैं। और उन्होंने बताया कि आपके ट्रांसफर के पहले जो है आपके दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बातचीत कर ली गई थी, इसलिए उन्होंने कोई इतराज नहीं जताया। उन्होंने स्वीकृति दी तब आपका ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, और
गोदी के मीडिया के लोगों को भी ये दे दिया कि मसाला, इसी को छानने के लिए सब कुछ मिला के क्यों अटैक था। मैं आगे आऊंगा, आगे बताऊंगा क्यों ये हो रहा है, और आप भी कुछ समझ ही रहे होंगे। उसके बाद जब इन्होंने गोदी मीडिया उठाना चुना तो एक साहब अपने को बहुत बड़ा वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं और बताते हैं मैं पार्लियामेंट कवर करता किया था, वो कहा था, और लगातार वो सरकार की चमचागिरी में लगे हैं। उन्होंने भी इस इश्यू को उठा के ऐसा बनाया कि कॉलेजियम का मनमाना फैसला और वो जिस जजेस का ट्रांसफर हुआ है उस जजेस का कीर्ति बखान करने लगे, और इलाहाबाद के एक जज का भी जो तबादला हुआ था उसका उदाहरण दे लें कि वो इतनी ईमानदारी से और तबादले से क्या मतलब है। और जहाँ तक आप बहुत ही, ये वही सख्त है, वही पत्रकार महोदय हैं जो पेशाब कांड को, मध्य प्रदेश के पेशाब कांड को लेके जब शिवराज चौहान ने, मुख्यमंत्री ने पैर धोने की नौटंकी की पूरी वीडियो मीडिया के सामने, तो उन्होंने उस पर खबर चलाई कि देखिए अगर शिवराज चौहान ये नहीं करते तो गृह युद्ध कराने की साजिश थी और मीडिया के लोगों की साजिश थी, और उन मीडिया को रिपोर्टरों की तस्वीर दिखाई जो कि पेशाब कांड को लेकर निंदा कर रहे थे, जिसकी पूरी देश निंदा कर रहा था, जिसके बीजेपी के लोगों ने भी निंदा की। तो अब उन पत्रकार को कौन बताए भाई, आप सरकार की तारीफ में मतलब लगे, सरकार, पत्रकार का काम सरकार की तारीफ करना नहीं होता, उसको डिफेंड करना नहीं होता। तारीफ थोड़ी डिफेंड करना, आप हर जगह डिफेंड कर रहे हैं। सरकार अपने डिफेंड करने के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए अरबों रुपया खर्च करती है। पीआईबी से लेकर एडवर्टीजमेंट से, मैंने अपने एक एपिसोड में और बताया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। हाँ, अगर उस अरबों के व्यवस्था में आप भी शामिल हो गए तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत पत्रकार का काम वास्ट का होता है। बहरहाल ये जो चल रहा है, ये जो अटैक था वो केवल इसलिए था कि कुछ दिन पहले जहां ये आया कि ये मामला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वो रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस के कोर्ट में मामला आ गया है, और चीफ जस्टिस के इधर साल भर के 4-5 फैसले से सरकारी महकमे में, सरकारी रणनीतिकारों में खलबली मची है, तो उनका खलबलाना वाजिब था। क्योंकि राहुल गांधी का जो मामला है वो मामूली मामला नहीं है। आपको मैं मानता हूँ, आप चाहे माने चाहे नहीं, मुझे लगता है कि जो 2024 को इलेक्शन को लेकर कल बैठकें हुई, उसके बाद कल से जो है संसद का सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाला, उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इस मुद्दे को मान रहा हूँ, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सरकार ने जिस तरह नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता मर्यादा को ताक पर रख दिया, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल में लोकसभा सचिवालय, अर्बन हाउस मिनिस्ट्री किसको नहीं ले लिया, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के अधिकार को भी दरकिनार कर किया। 24 घंटे के अंदर फैसला जो है 7 सुनाने के 17-18 के घंटे के अंदर जो है सूरत में फैसला सुनाया गया। दिल्ली में उन्हें एक्सपल्सन की नोटिस दे दी गई, एक्सपल्सन का ऑर्डर दे दिया गया। गुजराती में लिखे हुए वो फैसला 150 पेज का सूरत के लोअर कोर्ट से, सूरत से यहाँ कैसे पहुंचा और उसका ट्रांसलेशन कैसे हो गया, वो सब आपके समझ पे है। वो तो बच्चा भी समझ लेगा कि क्या था कि रात में पहले, फैसले के पहले ही तैयारी हो गई थी या फैसले के बाद तैयारी हुई थी। और कई कानून विज्ञों ने कहा कि सदस्यता के एक्सपल्सन का, पार्लियामेंट के सदस्य के एक्सपल्सन का ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, प्रेसिडेंट उसके पे लीगल सलाह लेता है, लेकिन नहीं, फैसला सूरत कोर्ट में शाम को आया, सुबह दूसरे दिन 1-2 बजे जो है एक्सपल्सन का ऑर्डर हो गया। उसके 24 घंटे के बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बंगला खाली करने का ऑर्डर दिया। इसलिए ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। ये मामला इतना नहीं है कि एक व्यक्ति ने मानहानि का दावा किया, उसको कोर्ट में वो किया। चिदम्बरम ने जो कहा वो तो मैं नहीं कह सकता,
और न अपनी सहमत व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चिदम्बरम में इतना बड़ा वकील नहीं हूँ, न बड़ा आदमी हूँ। मैं डरता हूँ, कंटेम्प्ट से डरता हूँ। उन्होंने कहा था ये कोई मानहानि का मामला नहीं है, ये शुद्ध दर्जे का राहुल गांधी के एक्सपल्सन की साजिश है। लेकिन ये तो है कि कई तथ्य ऐसे हैं जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, या मेरे सामने मैं जो देखा वो मुझे आश्चर्य है कि ये कैसे अचानक, और मैं इसको पहले आपको बता भी चुका हूँ इस बारे में। और इस पूरे केस में सबसे बड़ी बात, जो सबसे खतरनाक और गंभीर बात है, कि सरकार या जो भी पॉलिटिकल ताकतें हैं, उन्होंने न्यायिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया, न्यायिक व्यवस्था को मजाक बना दिया। जिस तरह लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के मामला गया, जिन तर्कों को आधार बना के फैसला आया, जिस तरह जुरिडिक्शन की अनदेखी की गई, जिस तरह के जिन जजों ने फैसला किया, उनकी पृष्ठभूमि को लेके तरह तरह की खबरें अखबार में आई। किसी को बताया गया माया कोटवानी के वकील वो जज था, किसी को बताया गया अमित शाह का वकील था, किसी को बताया गया कि मोदी जी के 10 साल से जुड़े थे। ये बड़ा गलत और बहुत गंदी बात है। जजेस जितने होते हैं उसमें मैक्सिमम वकालत के जरिए होते हैं, वकील रहने पे आप किसी केस लेते हैं। तो इसलिए के संदेह, इस तरह के संदेह जजेस पे करना बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन सवाल इस पे भी ये संदेह उत्पन्न करने के लिए, इस संदेह को जन्म देने के लिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये माहौल बनाया। मैं आपको उन तथ्यों को गिनाता हूं जिसे शायद आप भी मानेंगे और सोचने पर मजबूर होंगे कि इत्तेफाक इतने दिन तक लगातार नहीं होते। आइए तथ्यों, देखिए राहुल के मानहानि का मामला ये क्या है, तो आपको याद ही होगा 2019 में चुनाव के दौरान जो है उन्होंने कर्नाटक में बल्लारी में ललित मोदी, नीरव मोदी जो यहाँ से भाग गए थे, उनको लेके एक सवाल पूछा था। वो व्यंग्यात्मक सवाल था कि सारे, अब उसको मैं याद दोहराना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। उसे लेकर एक साहब है पूर्णेश जोशी जो बीजेपी के एमएलए हैं, वो गुजरात के रहने वाले, उन्होंने सूरत के कोर्ट में 2019 में मानहानि किया कि जो उन्होंने कहा, उन्होंने मोदियों के खिलाफ का मेरी मानहानि हुई। देखिए कोर्ट में, न्याय व्यवस्था में जुरिडिक्शन आता है, जुरिडिक्शन थाने का होता है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं कत्ल होता है, आप अक्सर देखते हो जुरिडिक्शन को लेकर दो थानों में बस होती है, भाई ये लाश आपके जुरिडिक्शन, आपके थाने जुरिडिक्शन में, आप एफआईआर दर्ज करोगे, आप इसको देखोगे। उसी तरह कोर्ट भी कई बार केस लेने से इनकार कर देता है कि ये मेरे जुरिडिक्शन का मामला नहीं, ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। इश्यूज को लेके, जगह को लेके, इस तरह के लेके होता है। तो कर्नाटक में बोले गए बयान का जुरिडिक्शन सूरत का थाना नहीं कर सकता, लेकिन एफआईआर की रिपोर्ट जो है सूरत के थाने में कैसे दर्ज की गई। फिर सूरत के लोअर कोर्ट ने उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये उठाया गया था सवाल राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से कि सब जुरिडिक्शन नहीं है, और भी कई कानूनी इशू कर गए थे। लेकिन मेरा मानना ही, मैं जो मोटा मोटा जो हम लोग के समझ में आया, बारीकी में कानून में न पढ़े, आपके भी समझ में आया, वो मैं बता रहा हूँ। पहला है जुरिडिक्शन का मामला। दूसरा है कि हम गए हैं कि मेरी मानहानि हुई। साहब आपकी मानहानि कैसे हुई? नाम तो राहुल गांधी या नीरव मोदी का, ललित मोदी का और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये कोर्ट में जाते तो समझ में आता, आप कहां से आ गए। खैर उन्होंने कहा साहब, उन्होंने मोदी नाम लिया है तो मोदी की, सारे मोदियों की बेइज्जत होगी। मतलब 13 करोड़ या कितने करोड़ मोदी हैं देश में, उन सबका मान हुए, उनमें से मैं एक हूं। अब सवाल ये कि मोदी, बाद में लोगों को पता चला कि मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी एक सरनेम है, जैसे गांधी एक सरनेम है। भाई नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी और फिरोज मोदी एक जाति के नहीं है। फिरोज गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार गांधी जो थे, वो एक कास्ट के नहीं है। तो कास्ट में कहा गया। अच्छा, और उन्होंने, राहुल गांधी ने कास्ट को लेकर नहीं कहा, जाति पे नहीं।
आखिर उन्होंने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जात का मुद्दा ही नहीं उठाया था। खैर चलिए, इसको भी जजेस देखे ना देखे उनकी मर्जी है। अब सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस जो है वो कैसे कैसे हो उसको आपको आश्चर्य होगा। 16 अप्रैल 2019 को पुरेश मोदी ने मामला दर्ज किया, बीजेपी के एमएलए। फिर एक साल बाद जब मामला है, नोटिस भेजी गई, तो 26 जून 2021 को राहुल गांधी सूरत के कोर्ट में पेश हो गए। प्रतिभा या आप उनको कह लिए अपने डिफेंस के लिए गए, हाजिर हुए कोर्ट में। फिर मामला इसके पहले कि चले, पुरेश मोदी ने कार्रवाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में रुकवाने के लिए हाई कोर्ट भागे, गुजरात का हाई कोर्ट भागे कि साहब आप सुनवाई रुकवा दीजिए, हमें नहीं चाहिए। भाई आपके मानहानि का मुकदमा था, चल रहा था, आप क्यों रुकवा रहे हैं? उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लाया कि इस पर सुनवाई न हो। ये प्रतिवादी की तरफ से नहीं लाया गया, उनकी तरफ से लाया गया। क्यों लाया गया? तरह तरह के सवाल उठेंगे। कुछ लोग पूछेंगे कि क्यों, क्या लगता है कि उस जज का रुख जो उस समय सुन रहे थे, उनका रुख देख के पुरेश मोदी को लगा कि उनके फेवर में नहीं होगा, इसलिए घबरा गए थे, या ऊपर कहीं से आदेश मिल जाता है भी रुक जाओ, थोड़ा तब्दीली होगी, वगैरह वगैरह कई तरह के होंगे भाई, कि आप केस लड़ रहे हैं, आपका मान हुआ और अपने मान के हानि के लिए आप एक साल तक वेट करेंगे। खैर, इसके बाद देखिए घटना क्या होती है। इसके बाद 7 फरवरी को, उसके बाद केस जो है एक साल तक स्टे रहता है, मतलब 21 से 22 तक, 2022 तक जो है, 2023 तक उस केस पे सुनवाई नहीं होती। 7 फरवरी 2023 को ऐसी घटना होती है जिससे चीजें बदलने शुरू होती है। ये घटना होती है पार्लियामेंट में राहुल गांधी की उस स्पीच की जिसको लेके आज तक बोला जा रहा है। पहले तो आप वो स्पीच सुनिए। इस स्पीच में एक पर्टिकुलर धन कुबेर का नाम लिया है राहुल गांधी ने, जिसके खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उससे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था कि आपका उनका क्या संबंध है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, उस पोर्शन को स्पंज कर दिया गया, माने पार्लियामेंट की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया। करीब 26 साल तक, 25-26 साल मैंने लोकसभा कवर की है। स्पंज क्या होता है, कार्रवाई कैसे बाहर निकलती है, क्या निकलती है, मैं जानता हूं। ऐसी घटना मेरे सामने कभी नहीं घटी थी कि पूरा बयान, यही नहीं, राज्यसभा में भी जो खड़गे ने इसी चीजों को बोला था उसको भी स्पंज कर दिया गया। अब आप सीक्वेंस समझते रहिए। 7 फरवरी को इन्होंने बयान दिया, उसको स्पंज कर दिया गया। एक हफ्ते तुरंत 16 फरवरी को हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं पुरेश, पता नहीं कहां से ऑर्डर आता है, उनका खुद होता है, इन्होंने आप बहुत देर हो गए, देखना चाहिए। और वहां से हाईकोर्ट से विड्रॉ करते हैं, अपने स्टे को विड्रॉ के लिए अपील करते हैं, और स्टे खारिज हो जाता है, और कोर्ट में, लोअर कोर्ट में मुकदमा की सुनवाई शुरू हो जाती है। 16 फरवरी को सुनवाई हो गई लोअर कोर्ट में, और 17 फरवरी को सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। एक दिन में, 1-2 दिन की सुनवाई में ऑर्डर रिजर्व कर लिया, जो फैसला, जो 1 साल से मामला रुका था, क्योंकि जल्दीबाजी थी। कहाँ से क्यों जल्दीबाजी, कहाँ से थी, ये हमको नहीं पता। आप अंदाज लगाइए, हम भी अंदाज लगा रहे हैं। 23 मार्च को जो है फैसला आ गया, 1 महीने के बाद। 23 मार्च 2023 को जो फैसला आया, वो भी भारत के इतिहास में वो फैसला कभी नहीं आया था, पहली बार वो फैसला। मानहानि के केस में 2 साल के कन्विक्शन का आज तक कोई हिसाब नहीं है, कोई फैसला नहीं है, और वो भी उस आदमी के खिलाफ जो क्रिमिनल नहीं है, जिसके खिलाफ कोई ऐसे क्राइम का चार्ज नहीं है, अपराध का चार्ज नहीं है। हजारों सैकड़ों नेता बीजेपी से लेकर कांग्रेस में पड़े हुए हैं, जो 4 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत चुका है,
जो देश की एक बहुत बड़ी पार्टी जो सत्ता में 50-60 साल से ऊपर रही और इस समय अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी, उसका अध्यक्ष रह चुका है, उसको 2 साल की सजा लोअर कोर्ट ने सुना दी। और इस लोअर कोर्ट के खिलाफ जो है, सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने इसलिए कि कन्विक्शन, अच्छा ये भी इत्तेफाक तो आप सब जानते होंगे, बहुत दिन से चल रहा है कि 2 साल का कन्विक्शन का मतलब है पीपुल ऑफ इम्यूनिटी एक्ट 1951 के हिसाब से है, जिस अगर सांसद का 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये 23 मार्च को फैसला आया, शाम को दोपहर में आया, और 24 मार्च को वो पहुंच गया दिल्ली लोकसभा सचिवालय में, और आनंद फानन में जो है लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने तत्परता दिखाते हुए निष्कासन की कार्रवाई कर दी कि साहब कन्विक्शन है तो निष्कासन की कार्रवाई कर दी। इस मामले में उस समय बहुत कॉन्ट्रोवर्सी थी, आप लोग जानते हो कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है और सचिवालय इतना जल्दी कैसे कर सकता है वगैरह वगैरह, तो उस पर हम नहीं जानते हैं। इसके बाद सेशन कोर्ट पहुंचे, सेशन कोर्ट में भी उनको इसी तरह धक्का मिला, उनका कन्विक्शन बरकरार रहा। हाई कोर्ट में पहुंचे, हाई कोर्ट में जज ने सुना, 2 दिन सुना, चाहता हाँ ना करना हो तो कहते, लेकिन उसने गर्मी की छुट्टी के बाद तक के लिए फैसला रिजर्व किया। 66 दिन बाद जो फैसला आया जुलाई में, उसमें उन्होंने जो फैसले में जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा कि 10 केसेज हैं इनके खिलाफ, और वो 10 मानहानि के, और वो 10 केसेज ऐसे हैं जो अभी सुनवाई चल रही है, जबकि कन्विक्टेड नहीं है। एक जज अपने फैसले का आधार ये भी बता रहा है कि इनके ऊपर तो मानहानि का दावा सावरकर के वीर सावरकर के पोते किए थे। कौन है पोते आपको मालूम है? हमें तो नहीं मालूम वीर सावरकर का पोता कौन है, उनके लड़के के बारे में हमको नहीं तक तो मालूम है। पोते के बारे में कौन है साहब? भाई इतने महान आदमी हो गए कि चीफ जस्टिस, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनको कोर्ट कर रहा है। अब ये मामला जो है, और जो भी रिएक्शन है वो भी गजब है। कांग्रेस ने कहा कि हमें एक्सपेक्टेड था ये, कई बुद्धिजीवियों ने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं हुआ हाई कोर्ट की। ये क्यों? इसमें ये भी कहा गया अपने फैसले में मॉरल टर्पिट्यूड का मामला है, जिसको लेके काफी बवाल है कि मॉरल टर्पिट्यूड मतलब हीनियस क्राइम के मामले में जज उसमें लिखते अपने फैसले में लिखते हैं। क्या मामला सुप्रीम कोर्ट का, ये जो तथ्य मैंने बताया इस पर आप गौर कीजिएगा। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट का तो आएगा ही वो पेट पे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसला कोई भी करे लेकिन केस के मेरिट पे करे, जो तथ्य उन पे करें, कानूनी पॉइंट पे भी करें, लीगल पॉइंट है उस पर भी करें। मैं ये आशा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। मैं कोर्ट में अपील नहीं जा सकता और सामने में सलाह दे सकता हूँ, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, और साथ में ये भी देखें कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो गए, इस जजमेंट की, ये जो हो रहा है, जो चल रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे देश में, राजनीति पे, समाज में। राजनीति कहाँ जा रही है? व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से कहाँ तक आदमी, सरकार चली जा रही है, विपक्ष पार्टी चली जा रही है। ये तो हत्या से भी बड़ी चीजें हो रही है। आप लोग से मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और हमने जो पॉइंट रखे हैं उस पॉइंट के आधार पे आपका क्या फैसला अगर हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के पहले हम ही महसूस कर ले कि मेजॉरिटी क्या चाहती है, देश में ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।